अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे हो सैकड़ों, सैकड़ों में से नाम बताइए, सैकड़ों कौन है? गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज। मान्य देगी इस पर चर्चा कराने की बात। आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी, उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति अभी नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो, आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने जो चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा, मैंने नियम 56 भी दिया गया है। हाँ दिया आपने, तो आप चर्चा मान लीजिए अभी चले। नहीं मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो, अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं ठीक है, आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कहेंगे नहीं हुई, तो एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे हम। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो प्लीज चलिए, हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। वो व्यवस्था ये है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, नहीं मैं पहले कैसे कह सकता हूँ किसी बात की चर्चा? विषय आया नहीं ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानूं। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा ले? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता पूछे तो चलो माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया। चलिए हो गया, माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया, सुरक्षा मत दे उनको। चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, वो कर दो। चलिए प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मैं आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए।
प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल सिंह। समरपाल जी हैं, पूछिए अनुपूरक। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का इस्तेमाल करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं। बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की मजलूमों की सरकार है। 4-4 हजार रुपए तक परामर्श शुल्क है। 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मानव कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी। और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर के आयुष्मान कार्ड लगता है परामर्श शुल्क में, हमें बता दे, अगर मुख्यमंत्री जी बता दे कहीं लगा हो इनका, तो कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। तो देखते हैं, और वो अस्पतालों में कह देते हैं कि मेरे घर पे आइए, फला जगह क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चेहरे से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से पैसे करा लूं, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो नहीं जांच करेगा। मामूली आदमी जांच करेगा, एमआरआई की क्या जांच करेगा जब तक एमआरआई मशीन नहीं होगी। करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तो डॉक्टर ही करेगा। अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने एमआरआई लगे हैं, मंडल स्तर पर इन्होंने लगाए, एक भी एमआरआई काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ, एमआरआई चलाने वाला ही नहीं मिलता वहाँ, सीटी स्कैन करने वाला नहीं मिलता, और बाहर सामने अस्पताल आपका अनुपूरक क्या समझ पाएंगे? और एमआरआई लिए बाहर करा देते लोग, उनसे कराइए, आधा पैसा उन पे आ जाता है। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का? जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा, उधर बैठ के पता नहीं चलता इनको। जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है। दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कुछ शर्म करो गरीबों के हिसाब में। आपको सरकार में बैठा दिया है, उन गरीबों ने ही बैठाया है। अगर आप उनका अनादर करोगे, उनका इलाज फ्री में नहीं कराओगे, दवाई एक नहीं मिलती, जांच अपनी हिसाब से होती है। मैं सरकार से चाहूंगा कि पुनः विचार करें और जांचें फ्री कराए, और परामर्श एक नियमित कर दे। प्राइवेट को भी सरकारी को भी अंडरलाइन कर दे कि इससे ज्यादा कोई डॉक्टर ले नहीं सकता। बैठिए, धन्यवाद। एक दूसरा भी अखिलेश जी दोनों के साथ बोले उत्तर। श्री अखिलेश, इनका भी नाम है ना उसमें, तो दोनों के पास दोनों एक साथ उत्तर दीजिए। गाँव से चल करके बड़े शहरों की तरफ अपने मरीजों को लेकर के लोग आते हैं, और आपके सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते। मजबूरन लोग अपने मरीजों को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा इतना बड़ा है, डॉक्टरों के फीस को लेकर के, अल्ट्रासाउंड को लेकर के, एमआरआई को लेकर के, तमाम जांच केंद्रों की इतनी बड़ी फीस है कि आदमी की देन क्षमता से ज्यादा है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मरीज अस्पताल के अंदर दम तोड़ देता है, और लाश रोक करके प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक मरीज के तीमारदार से मांग करते हैं कि हमको इतना रुपया जमा करो, तब तुम्हारी हम बॉडी अस्पताल से बाहर करेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्चों का कोई नियामक तय करेगी, कोई नियम बनाएगी? डॉक्टरों की फीस से लेकर के जांच केंद्रों तक का कोई नियम कानून बनाएगी, ताकि उसके तहत लोगों को उसका लाभ मिल सके, वरना स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई नियम कानून ऐसा बनाएंगे जिससे गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ ढंग से मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में
हमने विस्तृत रूप से लिखित जवाब दिया है। हमारे प्रदेश में सभी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, जांचें भी उपलब्ध है, दवाइयां भी उपलब्ध है। दवाइयों की किसी भी अस्पताल में कोई कमी नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर / सब सेंटर उपलब्ध है, जो 5000 की आबादी पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। वहां 98 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं, 14 प्रकार की जांचें हैं, जच्चा बच्चा के लिए सारे वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एएनएम भी वहां उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनकी संख्या 3500 के लगभग है, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और दवाइयां निःशुल्क वहां उपलब्ध हैं, जांचें भी निःशुल्क होती, कोई पैसा दे नहीं है किसी भी मरीज को, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो सीएससी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है, वहां सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क, दवाइयां निःशुल्क और जच्चा बच्चा के सीजरियन डिलीवरी के भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जिला लेवल के अस्पताल हैं, वहां भी सभी प्रकार की जांचें जो अनुमन्य होना चाहिए जिला लेवल के अस्पताल में निःशुल्क है। दवाइयां सभी प्रकार की हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेड की आईसीयू बेड की संख्या सभी जिला अस्पतालों में है। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के जो अस्पताल 100 बेडेड और 50 बेडेड है, वहां जिला लेवल की सारी दवाइयां सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर रोगी है, मैं पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भारतवर्ष की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत देने का काम किया है और मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी जानकारी देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड देने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने सभी मरीजों को, उनके परिजनों को निःशुल्क जो भी सुविधाएं चाहिए 5 लाख तक की निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सदन को सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे लगभग 6000 अस्पताल हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। 2900 के लगभग प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं और 3100 से अधिक अस्पताल हमारे पास निजी क्षेत्र के हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। वहां आयुष्मान भारत की ये सुविधाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा इसमें भी यदि कोई आच्छादित नहीं हो रहा है और वो उसको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 1300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए दिया गया। माननीय अध्यक्ष, ये माननीय सदस्य का जो सवाल है और दूसरे सदस्य का जो सवाल है, इनको दर्द गरीबों का नहीं है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो ने खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे ना। अध्यक्ष जी, जब इनका शासनकाल था, मैं स्पष्ट कर दूं, 17 से पहले आंकड़े मंगा लीजिए सर। 17 से पहले आंकड़े अस्पतालों और स्कूलों को तबेला बना करके रख दिया था। पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, माफिया अस्पतालों पर हावी थे। प्रश्न संख्या 2 श्री राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा। आपके पेट में दर्द नहीं यहाँ पर? चलिए, डॉक्टर राकेश आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आया ही नहीं माननीय। आपने आयुष विभाग से संबंधित प्रश्न पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार। माननीय, सरकार का जवाब जब हम पढ़ते हैं और आयुष विभाग का जो लीडिंग विभाग है वो आयुर्वेद है और
आयुर्वेद की व्यवस्थाओं पर नजर जब डालते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारे मनीषियों की एक धरोहर रही है, उस धरोहर को मिटाने में। आप कौन से डॉक्टर हो? मान्यवर, मैं वही बात तो बता रहा हूँ। ये वो कौन से? भूमिका है एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो? आप समझो कौन जो सा? भूमिका भारत के ज्ञान महोदय एक मिनट, जो भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने के लिए जो हुलों ने, जो बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रांताओं ने जो योगदान दिया है, आज वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। फर्क इतना सा है कि मुखौटा स्वदेशी और राष्ट्रवाद का लगा रखा है। मानवर, बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। विभाग की बदहाली, जी मैं मानता, मैं बात करता, आपको जवाब देना है, जवाब आपको देना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरे पास एक ज्ञापन है मानवर। इस विज्ञापन में देखिए जो NRHM भारत सरकार की प्रमुख योजना है ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, ये उसका विज्ञापन है, जहां पर MBBS नेत्र सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक सबका मानदेय देखिए, ये मेरे पास पत्र है उस समय का जो विज्ञापन हुआ था, सबका मानदेय 24,000 रखा गया। चूंकि सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानता है कि समान काम तो समान दाम होना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, आज जो एलोपैथिक NRHM में डॉक्टर हैं उनको 1 लाख मानदेय दे रही है, और जो आयुष के जो डॉक्टर हैं उनको 36,000 दे रही है। तो आप आयुष को मिटाने का काम कर रहे हो या इसका संवर्धन करने का काम कर रहे हो? मानवर, इसी तरीके से MOCH के 1678 पद हैं, 1678 पद MOCH के हैं जो राजपत्रित अधिकारी के पद पर काम करते हैं, जिनकी भर्ती आयुर्वेद विभाग से हुई, जो काम चिकित्सा स्वास्थ्य माननीय डिप्टी CM साहब का करते हैं, सैलरी ये देते हैं। लेकिन इन्होंने जो 1678 पद जो भर्ती हुए थे, आज तक इनका प्रमोशन करने का काम नहीं किया। जो जिस पद पर भर्ती हुआ था उसी पद पर रिटायर्ड होने जा रहा है। आप बेगारी करवा रहे हो, आप उसको सम्मान नहीं देना चाहते। आप ये कहते हो कि हम आयुर्वेद का संवर्धन करने का काम करें। मानवर, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आयुर्वेद विभाग में आप देख लीजिए, आयुर्वेद विभाग में 2128 डिस्पेंसरियां हैं, सब खाली पड़ी रहती, कोई OPD नहीं। गुरुग्राम में आदमी जाता है पंचकर्मा कराने के लिए, 5-5 लाख रुपए फीस देकर के आता है, लेकिन इनके आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो पंचकर्मा है वो बेकार पड़ा हुआ है। वहां पर जानवर बैठते हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। आप जानकारी कर लीजिए कितने लोग पंचकर्मा कराने के लिए हमारे राज्य के चिकित्सालयों में जाते हैं। तो मानवर, ये भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने का काम हो रहा है या संवर्धन करने का काम हो रहा है? वहीं पर विभाग में अनियमितताएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दाम्पत्य नीति बनाई है, उस दाम्पत्य नीति का उल्लंघन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। यही राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में सर्जरी विभाग में महिला चिकित्सक को दाम्पत्य नीति का उल्लंघन करके बाधा भेजा गया, केवल मानसिक दुर्भावना की वजह से। सरकार मंत्री कोई ध्यान नहीं देते, कोई कार्यवाही नहीं करते। माननीय, मेरा प्रश्न है कि MOCH को या तो उनको चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ले लिया जाए या आयुर्वेद में कर दिया जाए और उनका समय समय पर प्रमोशन की नियमावली बनाने का काम किया जाए, वो नहीं बनी है। दूसरा, NRHM के डॉक्टर, जो भारत सरकार की NRHM की एक ही गाइडलाइन है, वही काम हर कोई करता है, तो उनके वेतन में भी विसंगतियां क्यों, उनके मानदेय में विसंगतियां क्यों? सबको बराबर करने का काम किया जाना चाहिए। तीसरा मेरे हाथ में भारत का राजपत्र है, भारत सरकार ने जो 39 ऑपरेशन ऐसे हैं जो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों को करने के लिए अनुमति किया है, उसका राजपत्र जारी करने का काम किया है। सरकार कभी स्पष्ट नहीं करती। चलिए, आपके प्रश्न आगे 5 मिनट हो गए, आपके 5 मिनट से ज्यादा नहीं मानते हैं। ब्रजेश कठेरिया, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? ब्रजेश कठेरिया हैं। मैं सवाल, आपका हो गया, मैं आपको 4 मिनट कि MOCH को
उनको समय समय पर उनका प्रमोशन करेंगे कि नहीं, एनएलसीएम को सारे पैथी के चिकित्सकों को एक समान वेतन देंगे कि नहीं, दाम्पत्य नीति का उल्लंघन करने वालों की जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और भारत सरकार के राजपत्र को मानते हैं कि नहीं मानते, ये माननीय मंत्री जी को जवाब देना होगा। श्री ब्रजेश कठेरिया, ये मंत्री 3 लोगों के प्रश्न आ जाए फिर एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। श्री ब्रजेश कठेरिया जी बताइए। आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा क्वेश्चन था, इस पर डॉक्टर साहब ने जो बात रखी है, मैं उससे करता हूँ कि 2010 में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति हुई तो उस समय 24,000 था, और आज इनका 2025 में 52,000, और एमबीबीएस डॉक्टर का 1 लाख। महोदय, 2010 के बाद से कोई भर्ती भी नहीं हुई। मेरे यहाँ जनपद मैनपुरी में आयुष विंग में न तो कोई बाढ़वा है, न कोई बिल्डिंग है, न कोई मरम्मत का कार्य किया गया। महोदय, समान कार्य समान वेतन को देखते हुए मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, चिकित्सकों को अन्य डॉक्टरों की भांति सुविधाएं देने और वेतन वृद्धि पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, तथा मैनपुरी जिला चिकित्सालय की आयुष विंग में न कोई बाढ़वा है, न कोई मरम्मति का कार्य, यहाँ तक कि 2014 से स्थापित होने के बाद आज तक महोदय पुताई नहीं कराई गई। उस संबंधित नियुक्तियां और कार्य सरकार कब तक पूर्ण कराएगी? दूसरी महोदय, मेरे यहाँ जो डॉक्टर्स आवास है, ये 1900 से 70 के बाद के बने हुए हो, तब से आज तक हालात ये हो डॉक्टर्स रेजिडेंस की, जिसमें जानवर भी रहने को गवारा नहीं करेंगे, उसमें मेरे डॉक्टर बुरे हाल में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि कम से कम उनकी पुनर्निर्माण या मेंटेनेंस का कार्य कब तक होगा। दूसरे महोदय, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, उन डॉक्टरों का वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए है, जबकि वो ओपीडी भी करते हैं, इमरजेंसी भी करते हैं और आपका पोस्टमार्टम का भी काम करते हैं। वहीं पर जो बीडी के द्वारा डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं महोदय, उनका वेतन 5 लाख रुपए है। आखिर समान वेतन समान कार्य, पोस्टमार्टम का भी काम करते हैं। वहीं पर जो बीडी के द्वारा डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं महोदय, उनका वेतन 5 लाख रुपए है। आखिर समान वेतन समान कार्य के अनुरूप रखते हुए आखिर सरकार जो डॉक्टर हमारे परमानेंट, उनके वेतन वृद्धि पर विचार करेगी या नहीं करेगी। दूसरा एक गंभीर विषय महोदय, 2025 में जो नीट की परीक्षा पास हुई, इससे पूछे ना, नीट से इसका क्या मतलब है? महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण करिए, इस विषय के ऊपर पूछे ना। खत्म करता हूँ। नहीं, आप पूछिए, मैं आपको पूछे विषय के ऊपर पूछे। नीट से इसका क्या मतलब है? जो 50 बच्चे जो सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट लगा करके, वो विषय नहीं है ये, उनकी नियुक्ति प्रश्न के ऊपर पूछे। शिकमाल अख्तर पटल पे रखना चाहता हूं, कम से कम आपके माध्यम अलग विषय, से इसकी जांच होकर आप रेफरेंस टू द कंटेस्ट पूछेंगे, पूरा अवसर मिलेगा। विषय के बाहर जाएंगे, अवसर नहीं मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने आयुष जैसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुलभता हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई। जब मंत्री जी का जवाब आया है, उस जवाब से ये लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई बीमारी नहीं रहा और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी आदमी को दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है, इलाज की जरूरत ही नहीं है। और जब मंत्री जी जवाब देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी क्रांति मंत्री जी ने कर दी है कि इससे पहले कभी कुछ लोगों को वो मिलता ही नहीं था। अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष चिकित्सा की हालत यह है, मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने डिस्पेंसरी 316 और 4 शैय्या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1654, ये सिर्फ आंकड़े हैं आपके इस जवाब के। जबकि आप धरातल पे चले जाएंगे तो मैं कह सकता हूं मुरादाबाद इतना बड़ा जिला है, अमरोहा है, मेरठ है, पश्चिम के अंदर 90% ऐसी जगह है जहां पे आयुष की बिल्डिंग तक बनी हुई नहीं है और वो दूसरी जगहों पर दूसरे कार्यालयों के अंदर चल रही है। और मंत्री जी जब दूसरी जगह कह देते हैं कि हमें कोई सरोकार ही नहीं है इन चीजों से, फोटो के लिए खिंचवाते हैं,
तो मैं थोड़ी सी आपसे, मंत्री जी आपके पास दूसरे भी विभाग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मुरादाबाद सर इतना बड़ा जनपद है, मंडल है, मुख्यालय है, मंत्री जी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, लेकिन आपने जो टाई अप किया मुरादाबाद के अंदर, एक ऐसे मेडिकल कॉलेज से टाई अप किया है, अगर आपकी उसकी लिस्ट आप मंगा के देख लेंगे तो वहां पर आपको वही इलाज मिलेगा, वही कीमतों में इलाज मिलेगा, वही कीमतों में जांच मिलेगी जो प्राइवेट उसमें हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, ब्रास सिटी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है और ब्रास सिटी के अंदर लाखों मजदूर वहां पर ब्रास का काम करते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें बेचारों को सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा और आपसे भी करूंगा कि उसके ऊपर विचार कर लें, वहां पर जगह भी है। और दूसरी चीज, बहुत सारी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, कांट के अंदर एलोपैथिक वो जो आपका अस्पताल है सामुदायिक केंद्र, उसके अंदर टेक्नीशियन है लेकिन एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मंत्री जी जब अपना जवाब दिया करें आप, तो कम से कम आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अभी आप छात्र राजनीति से बाहर ही नहीं आ रहे। हमेशा जैसे डीसीएम तेज चलती है वैसे ही आप भी तेज दौड़ लेते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप ये बताइए, जब तक आप डॉक्टरों की भर्ती नहीं करेंगे, लेक्चरर, प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं करेंगे, सर मैं आयुष में कह रहा हूं, तो तब तक ये विभाग चलेगा कैसे? आपने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,350 पदों के भर्ती के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, वो आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही। और जो बजट है, बजट भी इतना कम है एलोपैथी के उससे कि आप उसको चला ही नहीं सकते इस विभाग को। दूसरा, जो इसके अंदर जो प्राइवेट कॉलेजों को आपने कहा कि इतने प्राइवेट कॉलेज 18 हम लोगों ने उन्हें दे रखी है, मंत्री जी आप उनकी जांच करा लीजिए। कॉलेजों के अंदर जो आपने मान्यता दी है उन्हें, वो इस तरह के कॉलेज हैं कि उनके अंदर बिल्डिंग भी मानक के अनुसार नहीं है। तो आप देखिए कि सिर्फ फर्जी वादे पे वो चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से 2 सवाल करना चाहता हूं। एक तो ये कि जो इसके अंदर छटाई करने का काम कर रहे हैं, तो आप छटाई रोक के क्या इनके अंदर कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा कि इसका बजट, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी आयुष के प्रति बहुत चिंता है, पूरे केंद्र सरकार की भी चिंता है, मुख्यमंत्री जी की भी चिंता है, तो क्या आयुष का बजट आप एलोपैथिक की तरह से करेंगे या जिलों के अंदर डॉक्टर तैनात करेंगे या नहीं करेंगे? और दूसरा, जो इसके अंदर प्रशासनिक और जो इसके अंदर घोटाला हुआ एडमिशन के अंदर, उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अपने साथियों के प्रश्नों को सुन के लग रहा है कि अभी तक 2014 में ही जी रहे हैं। 2017 में आयुष का मंत्रालय अलग बना। 9 नवंबर 2014 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में आयुष का मंत्रालय बनाया। उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। 2017 तक उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने आयुष का मंत्रालय बनने नहीं दिया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 17 में आकर उत्तर प्रदेश में आयुष का अलग से मंत्रालय बनाया। आज भी सारे सवाल जैसे लग रहा है कि माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछे जा रहे हैं। 17 से आज तक आयुष अलग मंत्रालय के रूप में काम कर रहा। प्रश्न का जवाब पहले बता दूं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 3985 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद में 316 डिस्पेंसरी है, 4 सैया के 1654 हॉस्पिटल है, 15 सैया के 17 और 25 सैया के 71 महाविद्यालयों में संबद्ध 8 चिकित्सालय है, 50 इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो जिला मुख्यालयों पर बने हैं उसमें 9 आयुर्वेद के हैं। कुल 2128 हॉस्पिटल आयुर्वेद के चल रहे हैं। यूनानी में डिस्पेंसरी 73 है,
4 सैया के 172 हॉस्पिटल है। ये तो आपने लिख के दे दिया अनुपूरक को। जी, ये तो आ गया। मैंने कहा कि ये आ गया। वर्तमान मैं में जो खुद आपने बोल रहा हूं, अभी आप लोगों ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, बैठिए डॉक्टर साहब, आप बैठिए प्लीज। अभी मैंने वही आप बोला लोगों है। ने कहा कि किसी जर्जर अस्पताल की मरम्मत नहीं हो रही है, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 1034 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सालय अपने नए परिसरों में बनाए गए, जिनके लिए नई जमीनें मिली। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिनको पहले हम वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उसको आयुष आरोग्य मंदिर के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर जो हमने नए शुरू किए उत्तर प्रदेश में, वो चल रहे हैं। 50 सैया के उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, पहले आयुर्वेद में यूनानी के, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के अलग अलग अस्पताल हुआ करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। एक ही अस्पताल के परिसर में होम्योपैथ भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी, योग भी और प्राकृतिक चिकित्सा, हमारे जिनमें पंचकर्मा के सेंटर चल रहे हैं। और आयुष मिशन की योजनाओं में 194 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण नया कराया गया। 106 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिन 384 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं 34 यूनानी चिकित्सालयों का उच्चीकरण कराया गया। आप बार बार कह रहे हैं कि नया क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आयुष का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं था। हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश को पहला महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन के संचालित हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हमारे 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है, संचालित किए जा रहे हैं। नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का पहला अस्पताल काशी में बन के 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश जा रहा है। ये नवाचार जो हम लगातार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 गठिया सेंटर बनारस में और लखनऊ में चलाए जा रहे हैं, जहां रोगियों की संख्या, शायद आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, कभी अवसर मिले तो टोड़ियागंज में, बनारस में हमारे साथी कभी जाके करा ले। 1900 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पंचकर्म कराया जा रहा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आयुष की चिकित्सा डिस्पेंसरियों में और चिकित्सालयों में कहीं दवा की कमी नहीं। श्रीमान जी, औषधियों की आपूर्ति लगातार की जा रही है। और एनएचएम, इन्होंने प्रश्न किया है एनएचएम संबंधी, एकदम प्रश्न का उत्तर है। मेरे प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। ना प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न पर ही जवाब है। आपने कहा कुछ नया नहीं किया, उन्होंने बता रहे हैं ये चीज नहीं करी है। उन्होंने बताया कि ये मंत्रालय नहीं था, पहले ये बताया ना पूरी बात। सारे प्रश्न के ऊपर उत्तर बोल रहे हैं। अरे कहा था मंत्रालय, जो कहा सही तो कह रहे हैं। कहिए मंत्री जी, बस शॉर्ट में कहिए। आप लोगों ने एनएचएम का किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कुछ 1500 कोलोकेशन जिला अस्पताल एवं सीएससी पीएससी पर 1879 आयुष चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन औसतन 25 9,170 की ओपीडी हम लोगों ने मेन स्ट्रीमिंग किया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न के ऊपर इतना समय हो गया, आपकी बात आ गई। तो 50 पद भरने के लिए मंत्री जी के मंत्रालय को आदेश दिया है, तो मंत्री जी ये तो बता दें कब से भर्ती शुरू हो जाएगी, और पे स्केल क्या रहेगा ये भी बता दें। अब सब कुछ पहले बता दें। अरे अब ये तो उत्तर आ ही गया सर, वरना फिर सवाल का जवाब की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी आपने नहीं, डॉक्टर साहब बैठिए। आप जरूरी थोड़े कि हर मामले में उठो, कोई नीचे लगा हुआ है क्या कुर्सी पे? अगला प्रश्न श्री पंकज पटेल। नहीं हो गया, जो जो देना था सब बता दिया, उसके अलावा समझ लीजिए, उसके अलावा समझ लीजिए। बैठिए। श्री पंकज पटेल, अगर ये जवाब आएगा तो फिर प्रश्न आगे वाले नहीं आ पाएंगे। सबका जवाब, सब 20 प्रश्न है। बैठिए। श्री पंकज पटेल। अरे आपके अस्पताल में भी अलग अलग लोगों को पैसे देते हो, सबको एक जैसे नहीं देते हो, मुझे मालूम है।
आप अपने अस्पताल का बता दो, सबको बराबर देते हो क्या? बैठ गए ना, चलो बोलो। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर को लेकर था, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, इनका जवाब देख के ऐसा लग रहा कि कैंसर प्रदेश में खत्म हो गया है और मंत्री जी इस कैंसर को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में जिस गति से कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, भारत में अब दुनिया की नई कैंसर राजधानी बन गया है। और दुनिया की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भारत में हैं और भारतवर्ष में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात आंकड़ों की करें तो 2017 में कैंसर के जो मरीज थे उत्तर प्रदेश में 1,30,000 थे और 2019 की बात करें तो ये 1,96,000 हो गया था। 2020 की बात करें तो 2,01,000, 2021 की बात करें तो 2,06,000 और 2022 की बात करें तो 2,10,000 और 2024 की बात करें तो 2,21,000। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर सरकार इतनी ही गंभीर है कैंसर को लेकर तो लगातार ये कैंसर के मरीज बढ़ते क्यों जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने यहाँ लखनऊ में ही कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी जो 1200 बेड का था। अगर उसको भी माननीय मंत्री जी ने ठीक रूप से संचालित कर दिया होता तो आज प्रदेश के जो कैंसर के रोगी इतना बढ़ रहे हैं उनको कम से कम इलाज और लाभ मिल जाता है। क्या नाम था उस इंस्टीट्यूट का? माननीय अध्यक्ष जी, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था? वो बता रहे हैं अध्यक्ष जी। नाम आप बदल देते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बदला हुआ पहले क्या था, बताओ बदला हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, अब क्वेश्चन जो चल रहा है इस पे हो जाए इंस्टीट्यूट में अगर आपको जानना होगा। नहीं, आपने बोला, मैं उसी के ऊपर पूछा ना ताकि मंत्री जी को जानकारी हो जाए ना, इसीलिए पूछा। आपकी मदद कर रहा हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी, 3 तरह के मुख्य रूप से कैंसर हैं। सर्वाइकल कैंसर, यही तो अध्यक्ष जी चलिए आप पूछो, आपके पास टाइम। मूलभूत मुद्दे जो हैं उस पर आपकी मदद करने के लिए मैं पूछ रहा था, वो बता दें। अध्यक्ष जी, मदद की जरूरत नहीं है, जहाँ मदद की जरूरत रहती है वहाँ तो कोई करता नहीं है। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, 3 तरीके के सर्वाइकल 3 तरीके के कैंसर है मुख्य रूप से, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और मुख कैंसर। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वाइकल कैंसर को बहुत आसानी से अगर सरकार संज्ञान में ले ले तो खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जो वैक्सीन आई है HPV वैक्सीन है, ये 9 से 25 साल की बच्चियों को लगती है या शादी के पहले लग जाए। अगर ये वैक्सीन सरकार प्रदेश के सभी बच्चियों को लगा दे तो सर्वाइकल कैंसर में कम से कम 50 से 70% की कमी आ जाएगी। दूसरा जो कैंसर है माननीय ब्रेस्ट कैंसर है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर समय समय पे सरकार स्क्रीनिंग का प्रोग्राम करा ले या मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, इसके तहत अगर महिलाओं को जानकारी दें तो इसमें भी पूर्ण रूप से कमी आ जाएगी। तीसरा जो कैंसर है माननीय अध्यक्ष जी, मुख कैंसर है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। आज हमारे जौनपुर में ही सबसे ज्यादा मुख कैंसर के रोगी हैं, क्योंकि वहाँ दोहरा खुलेआम बिकता है और इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा लोग मुख के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो WHO का मानक है कि कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी की मशीन सबसे जरूरी होती है, और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है कि 10 लाख जनसंख्या पे 1 मशीन होनी चाहिए। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनसंख्या में 240 मशीनें होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में सिर्फ 19-20 रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समय का अभाव, मंत्री जी से मैं 3 छोटे छोटे अनुपूरक करूंगा और माननीय अध्यक्ष जी निवेदन है मंत्री जी गोल गोल ना घुमा के इन 3 जो छोटे छोटे अनुपूरक है सीधा सीधा देते हैं तो आप नाराज हो जाते हो। नहीं नाराज, तो अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से मेरा पहला अनुपूरक जो है, प्रदेश के हर छात्राओं को HPV वैक्सीन लगाने पर क्या सरकार विचार करेगी? दूसरा, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला व हानिकारक कीटनाशक पर सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब तक लगाएगी? और तीसरा, प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानक है
रेडियोथेरेपी की मशीनों का उस मानक को रेडियोथेरेपी की मशीनों का उस मानक को प्रदेश सरकार कब तक पूरा कर पाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा इसी का जवाब ये दे दें। श्री प्रभु नारायण सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल पे प्रश्न पूछने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, हमने प्रश्न किया था, क्या उप मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत कैंसर की रोकथाम हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम हर जनपद स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, इनके पूर्ण तरह से इलाज का व्यवस्था भी करने का काम करते हैं। मान्यवर, हम लोग चंदौली जिले से आते हैं, पूर्वांचल का आखिरी छोर है। वहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल था, जिसको बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज में सीधे मर्ज कर दिया गया। एक दिन मैं गया था भ्रमण करने, वहाँ पे तमाम रोगी इधर से उधर घूम रहे थे। कहीं पे कोई इलाज का इंतजाम नहीं है, ना तो संसाधन है, ना तो मशीनें हैं, ना तो मैन पावर आपकी। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो डायलिसिस की व्यवस्था 10 मशीनें लगी थी, एक दिन में उनको आदेश भी है कि 30 से ज़्यादा डायलिसिस करने का काम नहीं करेंगे। जबकि हमने देखा, उनका रजिस्टर देखा तो 176 लोग अब उसमें सूचीबद्ध थे जो लाइन में लगे थे। तो इस तरह से उनको कोई सुविधा मिलने का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रदेश में कैंसर सहित अन्य असाध्य रोगों की रोकथाम में कोई दीर्घकालीन योजना बनाने का कार्य करेगी। दूसरा, प्रदेश में कैंसर रोग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए क्या सभी जनपदों में कैंसर स्क्रीनिंग एवं समयबद्ध की जांच सुविधाएं एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करेगी। तीसरा, क्या सरकार कैंसर से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत तथा अन्य किसी राज्य स्तरीय योजना के माध्यम से क्या विशेष वित्तीय किसी ने ब्लॉकबस्टर कहा? चटे जी, हम पास्ता की बात कर रहे हैं।